कवर करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन टैक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246 read with schedule 7, some of the major taxes collected by central and state governments, and third and last administration of taxes in India। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन टैक्स। तो ऐसा बोला जाता है कि रूट्स ऑफ एवरी लॉ इन इंडिया लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी जो लॉ या कानून बनाया जाएगा इंडिया में उसकी जड़ें किसमें होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से जितने भी फैमिली ऑफ लॉज है उन सबका हेड है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हाँ करे कोई भी लॉ नहीं बन सकता, यानी कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, तो वो पास नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स के बारे में क्या कहता है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी टैक्स जब तक कोई भी कानून या लेजिस्लेशन ये या स्टैट्यूट ऑफ ऐसा कोई स्टैट्यूटरी लॉ अगर ये ना कहे कि गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने की, तब तक कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हम पे करते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या पास करा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास नहीं हुआ होता तो गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने की। तो पहला हम केस को पढ़ते हैं इस एग्जांपल के लिए। पहला केस लो आता है तंकुल वर्सेस सिमराई शैली। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक गांव था, उसका जो हेड ऑफ द विलेज था वो क्या हर साल लेबर बुलाता था अपने खेत में काम करवाने के लिए। जो लेबर आता था वो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाता था और जो आने से मना कर देता था वो उससे 50 रुपए कलेक्ट करता था। तो कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि जो 50 रुपए कलेक्ट किए जा रहे हैं ये एक तरीके का टैक्स है और ये कोई भी आर्टिकल 265 के अंदर कोई भी लॉ इस टैक्स को कलेक्ट करने की परमिशन नहीं देता। तो ये क्या है, आर्टिकल 265 का वायलेशन है। और कोर्ट ने साथ साथ ये लिखा कि जब कोई भी ऐसा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जिसको अथॉरिटी ऑफ लॉ या कोई भी स्टैट्यूट लॉ या कोई भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन के द्वारा परमिशन नहीं दी गई है टैक्स कलेक्ट करने की, तो वो एक तरीके वो हर बारी आर्टिकल 265 का वायलेशन है। अब आता है दूसरा केस लॉ। दूसरा केस लॉ क्या किसका है, लॉर्ड फ्रेशनर शुगर मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक प्रमोशन स्कीम स्टार्ट करी शुगर मर्चेंट से लिए और एक एक्सपोर्ट टारगेट रखे गए कि जो भी इस टारगेट्स को मीट करना ही करना है सभी को। अगर ये टारगेट्स को मीट नहीं कर पाए तो क्या उस पे एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। तो कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन किया और क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है इसके पास कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने की, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्ट पास नहीं किया गया पार्लियामेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट इस पे एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा सके। तो ये जो कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी है ये आर्टिकल 265 का वायलेशन करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इससे मतलब क्या पता लगता है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से खुद भी कुछ भी टैक्स नहीं लगा सकती, उसे पहले पार्लियामेंट के द्वारा पास करना। अगला आता है हमारा आर्टिकल 246 रेड विद शेड्यूल 7। आर्टिकल 246 क्या कहता है कि आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन between the Parliament of India and the state legislature। आर्टिकल 246 जो है तो लेजिस्लेटिव पावर्स है, पावर ऑफ मेकिंग लॉ, और किसके बीच डिवाइड करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर। तो टैक्सेशन किस पे कितना टैक्स लगाना है उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाने हैं लॉ बनाना है तो पावर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली। शेड्यूल 7 क्या करता है, शेड्यूल 7 हमें थ्री लिस्ट प्रोवाइड करता है। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जितने भी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट बेसिकली दिए हुए हैं उन पे कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है स्टेट लिस्ट, उन पे जितने भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं उन पे कौन लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ। थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन किसके पास पावर है लॉ बनाने की, पार्लियामेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। लेकिन अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ और पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया लॉ है वो ही हमेशा प्रिवेल करेगा। तो हमारा सेकंड टॉपिक आता है सम ऑफ द मेजर टैक्सेस कलेक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम।
एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जो भी इनकम पे टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। कस्टम्स क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं कस्टम। तो कस्टम्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, एक्साइज। एक्साइज कौन सी ड्यूटी होती है? एक्साइज ड्यूटी होती है जो कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। टोबैको और बाकी जो जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में और एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर्स, ओपियम एंड नार्कोटिक्स, इन तीन चीजों को छोड़कर जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में उन पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ, कॉर्पोरेशन टैक्स। कंपनीज के द्वारा जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो भी कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिफ्थ, टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जब गुड्स इधर उधर जाते हैं या प्रोडक्ट जाते हैं तो उन पे जो टैक्स होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एक्सेप्ट न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स पे नहीं करती। एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3। कोई भी ऐसा मैटर जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में इंक्लूडेड नहीं है। लिस्ट 2 यानी कॉन्करेंट लिस्ट और लिस्ट 3 यानी स्टेट लिस्ट। तो अगली आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती है? पहला है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में जो भी टैक्स होता है वो कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है एक्साइज ड्यूटीज ऑन अल्कोहलिक लिकर्स, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। एक्साइज ड्यूटी जो होती है अल्कोहलिक लिकर्स, ओपियम एंड नार्कोटिक्स को कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड हमारा आता है ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जब किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स जाते हैं तो जिस स्टेट में गुड्स आ रहे हैं वो उस प्रोडक्ट्स पर कुछ टैक्स लगाई जाती है, वो होता है एंट्री टैक्स। फोर्थ आता है हमारा टैक्सेस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अलावा जितने भी गुड्स एक पर्टिकुलर स्टेट के विद इन द टेरिटरी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट मूव करते हैं उन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। फिफ्थ आता है टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरीड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज। एक स्टेट के अंदर रोड्स पे या वाटरवेज है अगर किसी स्टेट में उस पे जो गुड्स या पैसेंजर इधर से उधर जा रहे हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो भी कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट आता है हमारा एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के यूनियन लिस्ट और लिस्ट 2 कॉन्करेंट लिस्ट, इन दोनों लिस्ट के अलावा जो भी मैटर बचता है उन पे भी टैक्स कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो वो हमारा अगला टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। टैक्सेस जो इंडिया में लागू किए गए हैं उनको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो इनको एडमिनिस्टर करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैसे बनाया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 से ये डिपार्टमेंट बनाया गया। लेकिन स्टार्टिंग में पहले ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किया करता था, लेकिन बाद में जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया और सही से प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाई ड्यूटीज की तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला हिस्सा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ये कब हुआ? 1 जनवरी 1964। किससे हुआ? सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। 1963 में जो अमेंडमेंट लाई गई थी उसके सेक्शन 3 से इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो पहला आता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस का एडमिनिस्टर करना, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना, उसके लिए जिम्मेवार है सीबीडीटी। It provides essential inputs for policy and planning of direct taxes in India. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो भी डायरेक्ट टैक्सेस कैसे लागू करने हैं उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज, जो भी प्लानिंग वगैरह है वो सब कौन प्रोवाइड करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स लॉज लगाए गए हैं उनको एडमिनिस्टर करता है किसके थ्रू? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी का एक ऑर्गन है, ये कह सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये डायरेक्ट टैक्सेस को मॉनिटर करता है कि प्रॉपर्ली टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा, ये सब चीजें। इट इज इंडियाज ऑफिशियल FATF यूनिट। FATF यूनिट क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है? इंडिया की ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट। तो हमारा सेकंड पार्ट आता है CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इसका नाम क्या है? इट डील्स विद टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी। कस्टम्स और कस्टम ड्यूटीज और जीएसटी का कलेक्शन और उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, ये सब किसका नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स।
प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू द सेम। इन सब के रिगार्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और इन सबको एडमिनिस्टर करना कि प्रॉपर्ली सब कुछ हो रहा है कि नहीं, सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं प्लान्स। इसका एक ऑर्गन होता है हमारा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल किससे बनी होती है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनी होती है जीएसटी काउंसिल। उसको किस चीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है? रिगार्डिंग रेट्स, कंपोजिशन स्कीम एंड एग्जेम्पशन स्कीम्स। जो भी एग्जेम्पशन स्कीम दी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को या हिली एरियाज को, या फिर जो भी रेट लगाने हैं किस चीज पे, कुछ प्रोडक्ट पे कितना रेट होना चाहिए जीएसटी, उस सब के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है जीएसटी काउंसिल। और क्या करते हैं? रूल्स रिगार्डिंग रिटर्न, रिफंड, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड इनवॉइसिंग। जीएसटी इनवॉइस किस टाइप का बनेगा, जीएसटी रिफंड्स क्लेम होंगे, उन सबको एडमिनिस्टर करती है जीएसटी काउंसिल। तो ये सब ये हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस इन इंडिया के। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज की टॉपिक समझ आए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है कुछ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ किसी पढ़ाने के तरीके में या किसी भी चीज में, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू।